गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो मेहनत पे भरोसा करता है वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। इसलिए आपको अपना मेहनत करना है ताकि आपको सफलता मिले और किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। और मेहनत आपकी अच्छी रहेगी, 100% तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 9 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने COP28 में प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा IIT मंडी। IIT मंडी के द्वारा हाल ही में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता गया है COP28 समारोह के दौरान। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, जिसे IIT मंडी को COP28 UAE में प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा रखने वाले एक गैर सरकारी संगठन ग्रीन मेंटर्स द्वारा प्रदान किया गया था। IIT मंडी का दावा है कि उसका उद्देश्य युवा छात्रों और परिसर के निवासियों के बीच पर्यावरणीय मुद्दों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में IIT मंडी के द्वारा मंडी को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसका नाम है ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड, जो COP28 के दौरान हो रहा था। कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, यूनेस्को द्वारा भारत के किस पारंपरिक नृत्य को मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है गरबा। हाल ही में गरबा को इंडिया का ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में, जिसको यूनेस्को के द्वारा ऐड किया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल डांस है जिसका नाम है गरबा। तो गरबा को हाल ही में ऐड किया गया है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की 15वीं विरासत है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये 15 पोजीशन पे इस गरबा को ऐड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो किस में ऐड किया गया है? तो एक टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में इसको ऐड किया गया है। देखिए, भारत में 9 दिवसीय हिंदू त्योहार, जिसे नवरात्रि के दौरान पूरे गुजरात के और देश के कई अन्य हिस्सों में लोकप्रिय गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया था। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यूनेस्को के द्वारा ऐड किया गया हाल ही में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में क्या है पॉइंट्स? तो गरबा डांस को ऐड किया गया है। कहाँ का ये डांस है? तो गुजरात स्टेट का ये डांस है, जिसे हम गरबा डांस के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सारे हेरिटेज लिस्ट है जिसको आपको पीडीएफ में प्रोवाइड होगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हम लास्ट वाला कवर करेंगे। देखिए, जो 14th था वो दुर्गा पूजा था। तो दुर्गा पूजा को टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। ये कहाँ का है? तो देखिए, 5th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल बंगाल, कोलकाता में होने वाला दुर्गा पूजा बहुत ही आधुनिक होती है और बहुत ही आकर्षक होती है, इसलिए इसको टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया यूनेस्को के द्वारा 2021 में। और 15th जो ऐड किया गया वो है गरबा डांस। कहाँ का? तो गुजरात का। तो इस 2023 में इसे ऐड किया गया है यूनेस्को टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत स्थल, जिसमें 31 सांस्कृतिक है, 8 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, टोटल 14 टेंजिबल हेरिटेज साइट्स है, जिसमें 31 कल्चरल है, 8 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है, जिसमें अभी हम जो कवर कर रहे थे वो 15 इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, जिसको ऐड किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो लास्ट 15वां याद रखिएगा कि हाल ही में गरबा डांस को ऐड किया गया, जो गुजरात का एक पॉपुलर डांस है। 2023 में इसको यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में टाइम के 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को हाल ही में टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया लियोनेल मेसी को। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी को 2023 के लिए टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है।
यह प्रतिष्ठित सम्मान मेस्सी को ऐतिहासिक 8वीं बैलन डी ओर जीत के बाद आया है, जिसने सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। इसी के साथ मेस्सी ने 2022 विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 36 वर्षों में अपना पहला खिताब हासिल किया। अर्जेंटीना के कप्तान ने गत चैंपियन फ्रांस के खिलाफ रोमांचक फाइनल में अपना टीम को जीत दिलाई। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हो रही थी, उसमें अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस की टीम को हराया और अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे? तो लियोनेल मेस्सी कैप्टन थे। इन्हीं को हाल ही में टाइम मैगजीन एथलीट्स ऑफ द ईयर फॉर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होगी? तो राइट आंसर है 114। हाल ही में जो जम्मू और कश्मीर में एक बिल को पास किया गया, इस बिल का नाम है रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023। इसमें टोटल सीट्स बढ़ा दिया गया है। अब टोटल सीट्स कितनी हो गई है? तो 114 सीट्स हो गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा के द्वारा पासिस किया गया सीट्स। अब टोटल रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में होने वाली सभा में जो सीटें हैं वो 114 हो गई है। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हाल ही में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 114 सदस्य होंगे। इसी के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है और अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है, जिसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी जो अब 43 हो गई है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी और अब ये 47 हो गई है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, उसमें 24 सीटें आरक्षित रखी गई है। तो ये सारे मिला के टोटल 114 सीटें कंफर्म कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। शाह जी के द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थी, अब 114 सीटें होगी। जो पहले विधानसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते थे, अब 5 होंगे। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 लोकसभा से पास किया गया और टोटल सीट्स जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाले पहले चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर होगा कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल हाल ही में फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर बनी है जो सियाचिन में पोस्टेड हुई है। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। कैप्टन गीतिका कौल की तैनाती सेना द्वारा सियाचिन में इंजीनियर्स कोर से कैप्टन शिवा चौहान को तैनात करने के लगभग 1 साल बाद हुई है। इसी सियाचिन बैटल स्कूल में सफलतापूर्वक इंडक्शन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में कैप्टन गीतिका कौल को डिप्लॉयड किया गया है सियाचिन में, जो एक आर्मी पोस्टेड की तरह वर्क करेंगी एज अ मेडिकल ऑफिसर के रूप में। तो ये पहली वीमेन मेडिकल ऑफिसर है जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई हैं। उनका नाम क्या है? तो कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में इंटरपोल की 91st महासभा कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 91st जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल हेल्ड रिसेंटली? तो राइट आंसर हो जाएगा वीना। वीना में इसका आयोजन किया गया 91st जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल का। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 4 दिवसीय सभा 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के वीना में आयोजित की गई थी और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की शताब्दी भी मनाई गई। यह वही शहर है जहां 1923 में इंटरपोल बनाया गया था और इसके दौरान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और एनआईए महानिदेशक दिनकर गुप्ता के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। भारत ने इंटरपोल के विजन 2030 को अपनाने का भी समर्थन किया है। इसी के साथ भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ था और पिछले साल भारत ने 90वीं महासभा की मेजबानी की, यानी 19 जनरल असेंबली का होस्ट कौन किया था? तो इंडिया होस्ट किया था लास्ट ईयर। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और 91st जो होने वाली है हो रही है 28 नवंबर 2023 को हुआ था। ये 4 दिवसीय था, इसको वीना में आयोजित किया गया था। तो इंटरपोल आधिकारिक तौर पर 1923 में बनाया गया था। इस विचार का जन्म मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट प्रथम के निमंत्रण पर अप्रैल 1914 में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में हुआ था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हाल ही में
इंटरपोल में कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो वीना में इसकी आयोजन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हाल ही में एआई मॉडल जिसे जेमिनी किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर गूगल के द्वारा एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने 6 दिसंबर 2023 को अपने नवीनतम और अब तक के सबसे उन्नत एआई मॉडल जेमिनी को अनावरण किया। इसके साथ ओपन एआई के GPT-4 और मेटा के लामा 2 जैसे प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ते हुए जेमिनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जेमिनी सिर्फ एक मॉडल नहीं है, यह वास्तव में एआई मॉडल का एक परिवार है जो 3 आकारों में आता है: जेमिनी अल्ट्रा, जेमिनी प्रो और जेमिनी नैनो। पिक्सेल 8 प्रो पर उपलब्ध जेमिनी एआई में रिकॉर्डर ऐप में समराइज और जी बोर्ड पर स्मार्ट रिप्लाई जैसी उन्नत सुविधाएं शामिल हैं, जिन्हें शुरुआत में व्हाट्सएप में लागू किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिए कि हाल ही में गूगल के द्वारा एआई जेमिनी को लॉन्च किया गया 6 दिसंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में से किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो राइट आंसर जगह निर्मला सीतारमण जी को टॉप पोजीशन मिला है इंडिया के मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची के नवीनतम 20वें संस्करण में 4 उल्लेखनीय भारतीय हस्तियां शामिल हुई हैं, जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिसको 32nd पोजीशन मिला है। एचसीएल के कॉरपोरेशन की अध्यक्ष रोशनी नादर जी, जिनको 60th पोजीशन मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष शोमा मंडल को 17th पोजीशन मिला है और बायोकॉन की 76वीं कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार को 626 पोजीशन मिला है और इसी के साथ प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि फोर्ब्स लिस्ट में इंडिया के टॉप विमेन लिस्ट में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी, जिनको 32nd पोजीशन मिला है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सूची में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। वो लगातार दूसरे साल इस रैंकिंग पर काबिज हुई है, यानी कब्जा की हुई है। उनके बाद यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड, अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिनो मेलोनी ने भी इस चीज को होल्ड करके रखी हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, लेकिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इंडिया का जो फोर्ब्स लिस्ट है 100 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में निर्मला सीतारमण जी टॉप की है इंडिया के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत मिला है? Recently, Lakadong turmeric of which state has got geographical indication, जिसे जीआई टैग कहा जाता है, तो वो मेघालय स्टेट से बिलोंग करता है। तो मेघालय स्टेट में होने वाला लैकाडोंग टर्मरिक, जिसे एक प्रकार की हल्दी है, इसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी समेत 4 उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेत। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया। इसी के साथ कृषि मंत्री अम्पारिन लिंगदो ने स्थानीय किसानों पर सकारात्मक प्रभाव और उपभोक्ताओं के लिए प्रामाणिक उत्पाद पहुंच पर प्रकाश डालते हुए यह घोषणा की कि लैकाडोंग हल्दी के साथ-साथ मेघालय के 3 और उत्पादों को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। उनका नाम है गारो डकमंडा, जिसके पारंपरिक रूप से विश्व स्तर पर हल्दी की बेहतरीन किस्मों में से एक मानी जाने वाली है। लाकाडोंग हल्दी में 6.8 से 7.5% तक प्रभावशाली करक्यूमिन सामग्री होती है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और उसके साथ साथ लारनाई मिट्टी, जिसको लारनाई पॉटरी कहा जाता है, ये बर्तन लारनाई गांव की काली मिट्टी से बनाए जाते हैं और यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है। चुबीचा गारो समुदाय का चावल आधारित किण्वित पेय है, जिसका सेवन दावतों और समारोह के दौरान किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि मेघालय के लाकाडोंग टर्मरिक को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। मेघालय के 3 और प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल दुहोमा। लाल दुहोमा हाल ही में मिजोरम के नए सीएम बने हैं। तो अभी मिजोरम में चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान लाल दुहोमा को नया सीएम बनाया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। जोरम पीपुल मूवमेंट, जिसे जेडपीएम कहा जाता है, इसके लीडर और लेजिस्लेचर पार्टी, जिसे विधायक दल के नेता कहा जाता है, वो लाल दुहोमा 8 दिसंबर 2023 को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए।
तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में कि इससे पहले जो लाल डूहोमा ने राजभवन में राज्यपाल हरि बाबू खम्बमपति से मुलाकात की और औपचारिक रूप से जेडीपीएम बनाने का दावा पेश किया, जो 7 नवंबर 2023 को हुए मिजोरम विधानसभा चुनावों में विजयी हुए और 40 में से कुल 27 सीटें जीती। 4 दिसंबर 2023 के नतीजे में जोड़मथांगा के नेतृत्व वाली मिजो नेशनल फ्रंट ने 10 सीटें जीती और बीजेपी ने 2 सीटें जीती और कांग्रेस ने 1 सीटें जीती। तो याद रखिएगा कि ये जो जेडपीएम पार्टी है, ये मिजोरम का ही एक सामुदायिक पार्टी है। उसी के द्वारा जीता गया और वो उन्हीं के द्वारा नए सीएम्स को बनाया गया। तो मिजोरम के नए सीएम के पद पर कौन स्थापित हुए हैं? तो लाल दुहोमा शपथ लिए हैं मिजोरम के नए सीएम के पद के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड इन अगस्त 1932 बाय ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी रामशाई मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम कवर कर रहे थे लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं उसके आगे से पार्ट्स। तो भाग 5 में उल्लेख किया गया है द यूनियंस के बारे में। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 में उल्लेख किया गया है। भाग 6 में चलेंगे। भाग 6 में उल्लेख किया गया है द स्टेट्स यानी राज्यों के बारे में। इसमें उल्लेख आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक किया गया है। भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है। तो किस कारण से हटाया गया? तो देखिए, 7वां संशोधन हुआ था, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा भाग 7 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं है। भाग 8 में चलेंगे। भाग 8 में व्याख्या किया गया है द यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इसमें उल्लेख आर्टिकल 239 से लेकर 242 में किया गया है। पार्ट 9 यानी भाग 9 में उल्लेख किया गया है द पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो किस आर्टिकल? तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।